24 मार्च 2015 को सुबह 9:27 पर एक विमान ने मार्से देशांतर नियंत्रण केंद्र से संपर्क किया। यह जर्मन विंग्स द्वारा संचालित एक एयरबस A320-211 था, जो बार्सिलोना से डसेल्डोर्फ जा रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। कैप्टन ने सुबह 9:30 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की अनुमति पढ़कर सुनी, जिससे उन्हें एक रास्ते के मार्ग बिंदु तक उड़ने की अनुमति मिली। कुछ ही मिनटों बाद कुछ गड़बड़ थी। मार्से की नियंत्रण केंद्र ने देखा कि विमान की ऊंचाई लगभग 30,000 फीट थी, जो मूल क्रूज ऊंचाई से लगभग 2,000 फीट कम थी और घट रही थी। मार्सेले ने विमान से संपर्क किया और पूछा कि विमान को किस ऊंचाई के लिए अनुमति मिली थी, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अगले 30 सेकंड में मार्सेल ने उड़ान चालक दल से 2 बार संपर्क करने की कोशिश की। कोई जवाब नहीं। 9:34 पर नियंत्रण केंद्र ने एक अलग आवृत्ति का प्रयास किया, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। 9:35 से लेकर 9:39 तक मार्सेई नियंत्रण केंद्र ने विभिन्न आवृत्तियों पर फ्लाइट क्रू से संपर्क करने की कोशिश की। फ्रेंच एयर डिफेंस सिस्टम से एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने भी कोशिश की, साथ ही एक अन्य विमान ने भी, लेकिन हर बार जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 से कोई जवाब नहीं मिला। सुबह 9:40 पर रडार संपर्क खो गया। फ्रांसीसी हवाई यातायात नियंत्रकों ने एक संकट चरण को सक्रिय किया, यह घोषणा करते हुए कि विमान और उसके यात्री आसन्न खतरे में थे और उन्हें तुरंत सहायता की आवश्यकता थी। सुबह 9:41 पर जर्मन विंग्स उड़ान 9525 आल्प्स में एक पहाड़ की साइड में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। क्या हुआ? दुर्घटना एक दूरस्थ पर्वत पर हुई। क्योंकि सड़क द्वारा पहुंच नहीं थी, आपातकालीन कर्मचारियों को हेलीकॉप्टर के जरिए लाया गया। विमान पूरी तरह नष्ट हो गया। मलबा क्षेत्र विस्तृत था, लेकिन विमान के टुकड़े छोटे थे। कॉकपिट वॉइस और फ्लाइट रिकॉर्डर उसी सप्ताह मिले, हालांकि वे दोनों बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थे। जब फ्लाइट जांचकर्ताओं ने डेटा को एक साथ जोड़ा, तो एक जानबूझकर की गई क्रिया की कहानी बनी। विमान का अपहरण हुआ था, लेकिन आतंकवादियों द्वारा नहीं। चले वापस चलते हैं। जब विमान अपनी क्रूज ऊंचाई पर पहुंच गया, तो कप्तान कॉकपिट छोड़कर सुबह 9:30 बजे बाथरूम गए। जब वह बाथरूम में थे, तब लगभग तुरंत ही कॉकपिट में विमान के लिए एक अलग ऊंचाई सेट की गई। 9:34 पर कप्तान वापस आए और प्रवेश की अनुमति मांगी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। दरवाजा बंद था। जब वह कॉकपिट के दरवाजे के सामने खड़ा था, कप्तान को समझ में आने लगा। सह पायलट ने विमान का अपहरण कर लिया था और उसके पास अंदर जाने का कोई तरीका नहीं था। 2001 के बाद कॉकपिट्स को संभावित अपहरणकर्ताओं से बचाने के लिए बदला गया था। कॉकपिट में प्रवेश करने के लिए एक क्रू सदस्य को इंटरकॉम पर कॉकपिट कॉल करना होता है और कीपैड पर पॉन्ड की दबानी होती है, जो कॉकपिट को बज करता है। उस समय पायलट दरवाजे के नियंत्रण को नॉर्म से अनलॉक में बदल सकता है और क्रू सदस्य अंदर जा सकता है। क्रू को आपातकालीन कोड भी दिए जाते हैं, जिन्हें वे कॉकपिट में मौजूद लोगों की चिंता होने पर उपयोग कर सकते हैं। ऐसे में क्रू सदस्य कीपैड पर आपातकालीन कोड का उपयोग करेंगे, जो 30 सेकंड का टाइमर शुरू करेगी और कॉकपिट का दरवाजा 5 सेकंड के लिए खुलेगा। हालांकि कुछ स्थितियों में कॉकपिट में मौजूद लोग चालक दल के प्रवेश को अस्वीकार करना चाहते हैं, जैसे कि अपहरण के दौरान। ऐसी स्थिति में पायलट दरवाजा नियंत्रण को लॉक पर स्विच कर सकते हैं, जिससे सभी आपातकालीन प्रवेश निष्क्रिय हो जाता है। और यही वह तंत्र है जिसका उपयोग सह पायलट ने कॉकपिट का एक्सेस स्थायी रूप से लॉक करने के लिए किया जब विमान उतरना शुरू हुआ। कैप्टन को कॉकपिट के बाहर बंद कर दिया गया था, बिना किसी नियंत्रण के। 9:39 पर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने कॉकपिट दरवाजे पर जोरदार धमाके की आवाजें रिकॉर्ड की। कप्तान ने बार बार अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन कॉकपिट का दरवाजा मजबूती से बंद था। सशस्त्र अपहरणकर्ताओं का सामना करने के लिए बने दरवाजे के सामने कप्तान की बहुत कम संभावना थी। आखिरी मिनटों में यात्री, चालक दल और कप्तान सभी जानते थे कि विमान नीचे जा रहा था। कोई भी हादसे में जीवित नहीं बचा। 144 यात्री,
4 केबिन क्रू और कप्तान और सह पायलट की मौत हो गई। यात्रियों में स्पेन से फील्ड ट्रिप से लौट रही एक पूरे स्कूल की कक्षा शामिल थी। कप्तान पैट्रिक सोंडेनहाइमर 34 वर्षीय 2 बच्चों के पिता थे। बाद में उनकी पत्नी ने उनके नाम पर एक फाउंडेशन स्थापित किया जिसका उद्देश्य बच्चों और युवा लोगों को दुख और संकट से निपटने में मदद करना था। उनके पास हजारों कुल उड़ान घंटे थे और उनके अंतिम क्षण विमान और यात्रियों को बचाने की कोशिश में समर्पित थे। को पायलट 27 वर्ष के थे और कम उम्र से ही उन्हें उड़ान भरने का शौक था। उनके बेडरूम में एयरबस, बोइंग और लुफ्थांसा के पोस्टर थे और बच्चों के रूप में वह एक कुशल ग्लाइडर पायलट बन गए थे। उन्होंने स्कूल के तुरंत बाद लुफ्थांसा की फ्लाइट अकादमी ज्वाइन की, लेकिन कार्यक्रम में केवल कुछ ही महीनों के बाद उन्होंने इसे छोड़ दिया। वह गहरे अवसाद के दौर से गुजर रहा था जिसे एंटीडिप्रेसेंट्स से इलाज किया गया था और उसने एक मनोचिकित्सक की देखभाल में कई महीने बिताए। आखिरकार उसे एक चिकित्सा सिफारिश मिली जिसमें कहा गया कि वह रोग मुक्त है। कुछ महीनों बाद उसका छात्र पायलट लाइसेंस और उड़ान के लिए उपयुक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र बहाल कर दिए गए। लेकिन अगर उसे मनोवैज्ञानिक इलाज की ओर आवश्यकता होती तो उसे उड़ान भरने से रोक दिया जाता। लेकिन वह अपनी प्रशिक्षण जारी रखे हुए था जब तक कि उसे एक समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। किसी दस्तावेज को भरते समय जो यूनाइटेड स्टेट्स संघीय विमानन प्रशासन द्वारा एरिजोना में स्थित लुफ्तांसा संचालित उड़ान स्कूल में उड़ान भरने के लिए आवश्यक था, उन्होंने कहा कि उन्हें कभी भी किसी मानसिक विकार का निदान नहीं किया गया था। यह झूठ था और वह पकड़ा गया। FAA के आवेदन पत्र पर झूठ बोलना जेल के अपराध या उड़ान करियर के अंत का कारण बन सकता है, लेकिन FAA ने उसे दूसरा मौका दिया। उसने अवसाद की बात स्वीकार की और वह पूर्व एरिजोना जाने के लिए स्वीकार किया। 2013 में वह जर्मन विंग्स में शामिल हुए, जो लुफ्थांसा के स्वामित्व वाली एक कम बजट की एयरलाइन है, और 1 साल बाद उसका अवसाद वापस आ गया। वह सोचता था कि वह अंधा हो रहा है। सितारे, आभामंडल, रोशनी की चमक, धारियाओं और उड़ते कीड़े देख रहा था, इसलिए हर सप्ताह कई बार नेत्र विशेषज्ञों और तंत्रिका विशेषज्ञों के पास जाता था। लेकिन डॉक्टर के स्कैन में ज्यादा कुछ नहीं पाया गया। उन्हें उनके परिवार के डॉक्टर द्वारा हाइपोकॉन्ड्रियाकल विकार और उभरती मनोविकृति का निदान किया गया और उस डॉक्टर ने उन्हें मनोचिकित्सक क्लिनिक जाने का आग्रह किया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय जनवरी 2015 में वह उस मनोचिकित्सक के पास वापस गया जिसने पहले उसकी मदद की थी। उसे मनोचिकित्सा दी गई और वह भारी अवसादरोधी दवाइयों पर चल रहा था, जबकि काम करने और उड़ान भरने को जारी रखा। फरवरी से मार्च तक उसे कई डॉक्टरों से कई बीमार नोट मिले। वह ठीक नहीं था और वह कुछ बदलाव चाहता था। दुर्घटना से 4 दिन पहले उसने एयरबस A320 कॉकपिट के दरवाजे के लॉकिंग मैकेनिज्म को समझने के लिए अपने कंप्यूटर का सहारा लिया। डसेल्डॉर्फ से बार्सिलोना की अपनी उड़ान पर उसने कुछ समय के लिए अवतरण सेटिंग्स का परीक्षण किया, जबकि सोंडेनहाइमर कॉकपिट के बाहर थे। वापसी उड़ान में उसने इसका उपयोग विमान को नीचे लाने के लिए किया। यह कैसे हो सकता था? पायलटों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण और वार्षिक जांच अनिवार्य होती है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा करना शारीरिक स्वास्थ्य की तुलना में आसान होता है। चूंकि पायलट सम्मान प्रणाली के तहत काम करते हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने स्वास्थ्य का स्वयं मूल्यांकन करें, और यह एक समस्या हो सकती है। सह पायलट को उनके डॉक्टर ने काम करने के लिए अयोग्य घोषित किया था, लेकिन उन्होंने अपने नियोक्ता को यह बताने का निर्णय नहीं किया। लेकिन अगर कोई उनके जैसा सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा है, तो एक डॉक्टर मरीज डॉक्टर की गोपनीयता को तोड़कर उसे अधिकारियों को रिपोर्ट कर सकता है। तो कम से कम उन कई डॉक्टरों में से किसी एक ने, जिन्होंने कई बीमार नोट लिखे और उसे उड़ान के लिए अयोग्य घोषित किया, यह क्यों नहीं सोचा कि सहचालक सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक जोखिम प्रस्तुत कर सकता है, इतना जोखिम कि उसे खुद रिपोर्ट करने के लिए विश्वसनीय नहीं समझा जा सकता? हमें नहीं पता। डॉक्टरों को लग सकता था कि सह पायलट खुद के लिए खतरा हो सकता है, लेकिन दूसरों के लिए नहीं। उदास होना आपको हत्यारा नहीं बनाता। या शायद डॉक्टर सिर्फ डरे हुए थे। डॉक्टर मरीज गोपनीयता को तोड़ना जोखिम से खाली नहीं है। यह भी संभव है कि सांस्कृतिक कारक इसमें भूमिका निभा सकते थे। जर्मनी में गोपनीयता और डेटा संरक्षण को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, लेकिन यह समझने की कोशिश करना कि डॉक्टर रोगी गोपनीयता क्यों नहीं तोड़ी गई एक दुविधा और मुद्दा है जिसे स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और नैतिकता के प्रोफेसरों पर छोड़ देना चाहिए। और दुर्भाग्य से
हम यूट्यूबर्स हैं, इसलिए हम आपको इन लेखों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। फिर भी जब आप इसे आज देख रहे हैं तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की घटना अत्यधिक असंभव है। इसके बाद यूरोपीय विमानन सुरक्षा एजेंसी ने कई सुरक्षा नियम प्रस्तावित किए। पायलटों के लिए मनोवैज्ञानिक जांच बढ़ा दी गई और कई विमान कंपनियों ने हमेशा कॉकपिट में 2 व्यक्ति रखने का नियम अपनाया। हालांकि लुफ्ताहांसा ने हाल ही में इसे समाप्त कर दिया है। 2015 में जर्मन विंग्स को यूरोविंग्स के रूप में पुनः ब्रांड किया गया। यह निर्णय दुर्घटना से पहले लिया गया था। अंत में लुफ्ताहांसा ने पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा दिया, लेकिन अभी भी सवाल है कि क्या यह पर्याप्त था। परिवारों ने ऐसे नुकसान झेले हैं जिन्हें कोई पैसा कभी नहीं भर सकता। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।